तो दोस्तों, क्या कभी अपने इतिहास के पन्ने वो देखे हैं जिन पर स्याही नहीं बल्कि खून टपका हुआ हो? वो पन्ने जिनको पढ़ते ही आत्मा कांप सी उठे और दिल चीख उठे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बंगाल की मिट्टी की नहीं, ये कहानी है उस मासूम बच्चों की जिनकी हंसी को बारूद में निकल दिया गया। ये दास्तां है उन बहनों की जिनकी अस्थिमा को बेरहमी से रौंद दिया गया। ये दर्द है उन माँओं का जिन्होंने अपनी गोद में लहूलुहान कलेज के टुकड़े को देखे और कर भी कुछ ना सकी। दोस्तों, इतिहास की किताबों ने इन लहूलुहान सच्चाइयों पर चुप्पी थाम ली, पर मिट्टी गवाह है कि उस धरती पर लाखों लाखों चीखें अपने भीतर से चिल्लाई थी। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं द बंगाल फाइल्स के बारे में, जो ना कि सिर्फ आपकी आंखें खोल देंगी बल्कि आपके सीने पर ना मिटने वाले निशान भी छोड़ देंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें देखकर हर भारतीय को खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या हम अपने लोगों के जख्मों को भूल चुके हैं। और याद रखिए, जिस कौम का इतिहास मिटा दिया जाए उसका भविष्य भी अंधेरे में डूब जाता है। बंगाल फाइल्स, सच की वो गूंज जो आपके दिल में हमेशा गूंजती रहेंगी। तो दोस्तों, ये साल था 1946 का, जब भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। लेकिन आजादी से पहले इस धरती ने एक ऐसा जख्म देख लिया था कि आज भी हमारे इतिहास के सीने में ताजा है। कहानी है बंगाल की, जहाँ मिट्टी में धान की जगह मासूमों की खून का बलिदान देना पड़ा और नफरत ने जश्न मनाया। अब कल जहाँ तक बच्चे पतंग उड़ाया करते थे, अब वहाँ पर चीखें गूंज रही थी। जहाँ पर माएं अपने बच्चों को लोरियां सुनाई जाती थी, वहाँ पर मातम पसरा हुआ था। दोस्तों, इस त्रासदी का नाम था डायरेक्ट एक्शन डे, जिसे आज भी लोग वह कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी राजनीति थी। लेकिन दोस्तों, ये सच बात है कि ये लाखों मासूमों की जिंदगी पर खेला हुआ खेल था, और इस खेल को शुरू करने वाले का नाम जिन्ना था। इस कहानी की असली शुरुआत मार्च 1946 से होती है, जब ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन का प्लान दिया था, जिसका मकसद था कि भारत को आजादी मिले और उसे ट्रांसफर करना था। इस प्लान के मुताबिक भारत की जनता को एक ही देश में मिलकर रहना था, लेकिन इसके तहत भारत जनता को 3 गुटों में बंटकर भी रहना था। पहला ग्रुप का नाम हिंदू बहुसंख्यक था, दूसरे गुट का नाम मुस्लिम संख्यक था, और तीसरा ग्रुप मिश्रित जनता का था। और इस प्लान के तहत हर ग्रुप को अपनी इच्छा से संविधान बनाने की आजादी थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में बहुत ही ज्यादा कम नियंत्रण लिया। शुरू में तो दोस्तों कांग्रेस इससे असहमत थी, पर कुछ टाइम बाद कांग्रेस ने अपना फायदा देखकर इसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। शुरू में तो मुस्लिम ग्रुप भी बहुत ज्यादा सहमत था, लेकिन जब जिन्ना को पता लगा कि कांग्रेस ने इसे मजबूरी में स्वीकार किया तो जिन्ना के मन में एक संदेह पैदा हो गया। और ये संदेह पूरी तरीके से विश्वास में तब बदला कि जब 10 जुलाई 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और कहा कि कांग्रेस केवल संविधान सभा में शामिल होने के लिए ही तैयार है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस अपने तरीके से पॉलिसी तय करेगी। पर जिन्ना को इस बात से बहुत ज्यादा खतरा लगा। उसे लगा कि अगर कांग्रेस ने बदलाव किए तो मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का सपना टूट जाएगा। इसके बाद जिन्ना बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचता है और अपने मुस्लिम लीग काउंसिल में ये कहता है कि हम पाकिस्तान मांगते हैं। ये जिन्ना की इतिहास में सबसे बड़ी साजिश थी, और जिन्ना सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को भी वार्निंग दे देता है और कहता है कि मैं ऐलान करता हूँ कि 16 अगस्त को मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे अंजाम होगा। जिन्ना ने उस समय कोलकाता को चुना था। इसके 2 बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण कारण थे, और उस समय बंगाल में हुसैन शहीद सोहरावर्दी प्रधानमंत्री थे। पहला, बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, जो कि मुस्लिम लीग के नेता और जिन्ना के कट्टर समर्थक थे। लेकिन उसी तरफ दोस्तों, कोलकाता एक मिश्रित आबादी वाला राज्य था। कोलकाता में हिंदू और मुस्लिम लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा हाई मार्जिन में थी, और जिन्ना यहीं पर उसी चीज का फायदा उठाता है, और जिससे भारत के विभाजन की मांग भी तेज हो जाएगी। और दुनिया को दिखाना चाहता था कि मुस्लिम और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए अब हमें भी एक अलग देश चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसने 16 अगस्त को ही क्यों चुना, क्योंकि उस समय में हिंदू और मुसलमान समाज में बहुत ज्यादा मतभेद पहले से मौजूद थे, और इसीलिए मुस्लिम लीग के नेताओं ने इसे रमजान से भी जोड़ दिया, और यह एक रमजान का भी महीना था, और एक धार्मिक उत्साह को एक राजनीतिक मोड़ दे दिया। दोस्तों, 16 अगस्त का दिन शुक्रवार का दिन था, और जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों की भीड़ को जुटाना भी आसान हो गया था, और जिन्ना और सोहरावर्दी को पता था कि इस दिन भड़काना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। इसीलिए उसी दिन लीग ने भी एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली में हजारों मुसलमानों को इकट्ठा करने की योजना थी, और यहाँ पर मस्जिदों में भी बहुत सारी घोषणाएं कराई गई, जिससे तनाव के कारण और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और उसी दिन सोहरावर्दी की सरकार ने भी अवकाश का घोषित कर दिया, यानी उस दिन स्कूल, कॉलेज, बस सब कुछ बंद रखी गई। इससे उस दिन सारा शहर पूरा सड़क पर उतर गया। नेताओं ने अपने भाषणों में पूरे हक से कहा कि मुस्लिम लीग को भी अपने हक के बारे में बोलना चाहिए, और इन भाषणों के प्रभाव से भीड़ और ज्यादा उत्तेजित हो गई, और वहाँ पर हर जगह पुलिस कर्मियों की भर्ती कराई, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज्यादा मुसलमान थे। मतलब कुल मिला के उस दिन मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा भड़काया गया। अब 16 अगस्त का दिन आता है, और यहाँ पर पहली सुबह के साथ पूरा का पूरा माहौल वहाँ पर तनावपूर्ण था। एक्शन डे की वजह से वहाँ पर सारी की सारी दफ्तरें, दुकानें भी बंद थी। लेकिन सुबह 8 बजे के करीब एक खबर आती है कि बहुत जगह वहाँ पर बहुत ज्यादा जबरदस्ती शटर गिराया जा रहा है, और इसी के साथ झड़पन की भी खबरें आने लगी। लेकिन पुलिस चौकी पर ये सारी खबरें पहुंचने के बावजूद भी वो सब इसको नजरअंदाज कर देते हैं। बाजारों में दुकानों को बंद कराने की वजह से छुरी भूरी भी चलने लगी, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देती है। अब धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ भी और ज्यादा उपस्थित होने लगी, और लोगों के घरों से लाठी डंडे भी निकले, और देखते ही देखते कोलकाता एक लड़ाई का मैदान बन गया। 11 बजे के समय हैरिसन रोड पर पुलिस ने पहली बार फायरिंग की, फिर टायर गैस से भीड़
भीड़ को हटाने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ तब तक पूरी तरीके से भड़क चुकी थी और रैली में भी खूब सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया। अब रैली के बाद मुस्लिम भीड़ शहर के विभिन्न हिस्सों में फैल गई और 2 बजे तक हिंदू संगठनों पर भी हमला शुरू हो गया। यहाँ पर मुस्लिम भीड़ ने हिंदू घरों और दुकानों को निशाना बनाया। अब दोनों समुदायों के बीच हिंसा अनियंत्रित हो गई। यहाँ पर बड़ा बाजार भी एक हिंदू मेजोरिटी वाला क्षेत्र था, जहाँ पर मुस्लिम भीड़ ने बड़े पैमाने पर लूटपाट किया और यहाँ तक कि दुकानों को भी जलाया और तो और हिंदू व्यापारियों की भी हत्या भी कर दी। और इन्हीं में से एक केला बागान और राजा बाजार, इन मिश्रित इलाकों में बहुत ज्यादा झड़प हुई और इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा मौतें भी हुई। वहाँ पर मौजूदा पुलिस ने भी वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी, केवल हिंदू लोगों की लाशों को हटाने का काम किया। वहाँ की सड़कों पर हजारों लाशें पड़ी हुई थी। अब रात तक हिंसा ये पूरे शहर में फैल चुकी थी और इस दिन इंसानियत की यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मसार हुई और सबके सब वहाँ पर बैठकर तमाशा देख रहे थे। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि ये लोग कॉलेजों के हॉस्टल में भी घुस जाते हैं, वहाँ पर पढ़ रही हमारी बहन बेटियों के बालों को घसीटते हैं और तो और बड़ी हैवानियत से उनके कपड़े भी फाड़ते हैं और ये हैवान उनकी बॉडियों को हॉस्टल की विंडो पर लटका कर भी आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने तो सुना ही होगा, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है तो भगवान जरूर आए और वो भगवान हमारे लिए होते हैं गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय, जो कि एक बंगाली ब्राह्मण हिंदू थे और गोपाल यहाँ पर पेशे से पहलवान भी हुआ करते थे और वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत ही बड़े प्रशंसक थे और उन्हीं की विचारधाराओं से बहुत ही ज्यादा वो प्रेरित थे। गोपाल पाठा ने पहले से ही भारत जटिया वाहिनी नामक एक संगठन स्थापित किया था। ये आपदाओं के समय के लिए राहत कार्यों के लिए बनाया गया था और इसी के साथ इस संगठन में काफी युवा और पहलवान भी शामिल थे और डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान उन्होंने इस संगठन को रक्षा के लिए यूज किया। इस संगठन में सारे स्टेट के लोग शामिल थे, जिनमें बंगाली, हिंदू, सिख, बिहारी, ओडिया और उत्तर प्रदेश के लोग शामिल थे। इसमें आर्य समाज और हिंदू महासभा भी शामिल थे। अब उस एक्शन डे वाले घटना के दिन अनुमान के अनुसार 20,000 से भी ज्यादा हिंदू लोग मारे गए और 1 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। तभी 17 अगस्त की रात को गोपाल पाठ ने हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों का बदला लेने का सोचा। उन्होंने अपने संगठन को एकजुट किया और 18 अगस्त तारीख से जवाबी कार्रवाई शुरू करी और उन्होंने अपने लोगों को निर्देश दिया कि अगर उन्होंने हमारे एक भाई को मारा है तो हम उनके 10 भाइयों को मारेंगे। इन्होंने बहुत सारी मात्रा में हथियार भी खरीदे और दूसरी तरफ हिंदी कारीगरों ने हथियारों की जगह पर भालू, चाके, बहुत सारी चीजें बनाई। इन्होंने मुस्लिम नेशनल गार्ड्स के सदस्यों को भी इस रूप से निशाना बनाया, पर दूसरी तरफ ही उन्होंने बहुत ही बड़ा मोरल ऑब्लिगेशन दिखाया। उन्होंने अपने लोगों से सख्त निर्देश दिए कि मुस्लिम महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों आदि पर कोई भी हमला ना करे और उन्होंने ये भी कहा कि दुर्व्यवहार करने से कोई भी जीत नहीं मिलती। उन्होंने हमले में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर बहुत मारा। गोपाल पाठा और उनके साथियों ने मिलकर मुस्लिम लीग के छक्के छुड़ा दिए। गोपाल पाठा की इस साहसी कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय के लोगों को डर के कारण कोलकाता छोड़कर भागना पड़ा और मुस्लिम लीग और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन सईद सोहरवर्दा की ये योजना थी कि कोलकाता को मुस्लिम बहुत बनाकर इसे पाकिस्तान में शामिल किया जाए। लेकिन इसी तरफ गोपाल पाठा ने और उनके कार्यकर्ताओं ने इस कोशिश को अंजाम दिया और इस योजना को बिल्कुल ही विफल कर दिया और 21 अगस्त को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में वायसराय शासन लागू कर दिया, जिससे वहाँ की स्थिति नियंत्रण हो गई। पर जहाँ तक पूरा देश गोपाल पाठा की इस जवाबी कार्रवाई से खुश था, वहीं दूसरी तरफ गांधी जी गोपाल पाठा की इस हिंसक कार्रवाई से पूरी तरह असहमत थे। एक्चुअली में दोस्तों गांधी जी नॉन वायलेंस के बहुत ही बड़े समर्थक थे और इसी चीज पर वो कोलकाता पहुंच जाते हैं और गोपाल को समझाते हैं कि ये हिंसा का रास्ता हमारे लिए सही नहीं और कहते हैं कि ये एक दिन ये रास्ता हम सबको बर्बाद कर ही छोड़ेगा और कहते हैं कि तुम अपने ये सारे हथियारों को छोड़ दो। पर उनका बहुत ही सम्मान से जवाब देते हुए गोपाल पाठा कहते हैं कि बापू आप ये सब चीजें देखकर भी अहिंसा की बात कर रहे हैं। जब वे मुस्लिम लोग हमारे मोहल्ले में आए, हमारे घरों में आकर हमारी औरतों को मारा और हमारे बच्चों को भी मारा, तब आप बापू कहाँ पर थे? तब तो हमने किसी से लड़ाई भी नहीं की थी, लेकिन तब भी उन मुस्लिम संप्रदायों ने हम पर हमला किया और हमने ये शस्त्र अपने रक्षा के लिए उठाए और मैं इन्हें कभी नहीं फेंकूंगा। वो फिर आएंगे और मैं फिर से इन्हें मारूंगा। और इसी चीज पर गोपाल बाबू और भी कहते हैं कि बापू आप बहुत ज्यादा मुसलमानों की तरफ झुके हुए लगते हो, ये उनकी तरफ इतना पक्षपात क्यों करते हो बापू? और मैं हथियार तभी फेंकूंगा कि अगर आप ये मुझे लिख कर देते हैं कि वो लोग दोबारा हमला नहीं करेंगे, वादा करे कि हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे, वरना बापू आप भी जानते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है और दोस्तों इस मूवी का असर हमारे दिल में हमेशा रहेगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए बस इस सीरीज के साथ और याद रखिए कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं मूवी के कोई नए एक्सप्लेनेशन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।